हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मैं शशिकांत जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसको हम लोग पिछले कुछ लेक्चर को हम लोग आगे लेकर बढ़े थे। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का निर्जलीकरण। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बता देना चाहता हूँ। क्या बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग एल्कोहल के जो भी रिएक्शंस को पढ़ रहे थे, अभिक्रियाओं को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा था। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यानी अब जो हमारी जो भी रिएक्शंस होने वाली है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा था, जिसमें हम लोगों ने एसिडिटी के बारे में पढ़ा था, अम्लीयता और क्षारकता, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। ठीक है, तो देखिए इस तरह के रिएक्शंस को जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, इसमें आपको जो है इससे पहले भी दो रिएक्शन, जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इससे पहले भी आपको दो रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो रिएक्शन कौन सा है आपका? वो रिएक्शन आपको होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखा दूं। ठीक है, ये एक अल्कोहल है, इसका रिएक्शन किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, मान के चलो HCl के साथ। तो ये जो होता था ये लूकास रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता था? एल्काइल हैलाइड बनता था और प्लस H2O बनता था। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप जो है इस क्लोरीन के साथ या कोई भी हैलाइड ग्रुप है उसके साथ जाता था, और ये OH जो है इस H के साथ जाकर H2O बनाता था। ये चैप्टर जो है, ये जो रिएक्शन है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले चैप्टर में, यानी कि एल्काइल हैलाइड में, जब मैं आपको बता रहा था कि एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है एल्कोहल से। उस चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर वाले वीडियो को जाकर आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए ज़्यादा बात करनी नहीं है मुझे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और दूसरे नंबर में आप देखेंगे, दूसरा रिएक्शन जो आप देखेंगे एल्कोहल का, वो किसके साथ मैंने वहाँ पर कराया था? वहाँ पर कराया था मैंने ये इस तरह से, ये एल्कोहल और ये भी आप याद जब करेंगे तो एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में आपको याद आएगा कि ये क्या है, ये फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड है, जिसे कि PCl3, ठीक है, PbR3। तो ये रिएक्शंस हमने कराए थे, एल्कोहल के रिएक्शन हमने कराए थे फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ। उसमें जो प्रोडक्ट आया था उसको भी हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ लिया था। क्लियर है? इस दोनों ही केस में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। किसका बॉन्ड टूटता है? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड क्लियर है, टूटता है, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, क्लियर है, और यहाँ पर जो है ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो ये पूरा का पूरा OH इस हाइड्रोजन के साथ H2O बना लेता है, और ये एल्काइल ग्रुप इस क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो उसके साथ मिलकर एल्काइल क्लोराइड बना लेता है। यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा? RCl हो जाएगा, यानी एल्काइल क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे HCl को लिया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको वहाँ पर बताया है। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, इसमें भी उसी तरह का मैकेनिज्म होता है, उसी तरह की चीज़ होती है। तो चलिए, हमें यहाँ पर ये बात नहीं करनी है इन दोनों ही रिएक्शन के बारे में, बस एक थोड़ा सा मैं आपको ये ना लगे कि मैं छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये दोनों भी रिएक्शन इसी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने वाले रिएक्शन के अंदर ही आते हैं NCERT के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो मेनली क्या पढ़ना है? हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का, एल्कोहल का ये रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड के लिए भी, IIT के लिए भी, मेडिकल के लिए भी, हर एक तरह के एग्जाम के लिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, और बेसिक पॉइंट से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी कि एल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक से समझिएगा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है निकालना, और हाइड्रेशन का मतलब क्या निकालना? यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकालना।
किसी भी कंपाउंड से जब हम वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं, H2O को निकालते हैं, तो वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोगों के साथ भी हम लोग बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया था, बार बार जो है उल्टी हो रहा था, दस्त हो रहा था, जो है डिहाइड्रेशन हो रहा था, पानी की कमी हो गई थी बॉडी में। उसी तरह से जब किसी कंपाउंड से H2O को निकाल लिया जाता है तो उसी तरह से हम उसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ दैट कंपाउंड कहते हैं, यानी उस कंपाउंड का क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। यानी इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ H2O। H2O का क्या हो जाना, रिमूवल हो जाना, है ना। वाटर मॉलिक्यूल क्या होना, कंपाउंड से इलिमिनेट हो जाना, निकल जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O निकल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, ये एक तरह की इलिमिनेशन रिएक्शन है। इस बात को भी आप लोग जरूर याद रख लेंगे, इलिमिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है। इलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते थे, जिसे हम लोग विलोपन अभिक्रिया बोलते थे। विलोपन हो रहा है, किसका विलोपन हो रहा है भाई, H2O का हो रहा है। H2O मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H2O, जल यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल को, दो मॉलिक्यूल को जितने निकल सकते हैं उसको हम लोग क्या कर ले, निकाल ले, तो वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये एक तरह का इलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी कि विलोपन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं कि होता किस तरह का है। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई एक अल्कोहल ले लेता हूँ। क्लियर है, ये इसका 3 वैलेंसी 1 4 और इधर से आपका 3 वैलेंसी, यहाँ पर क्या है, OH लगा हुआ है। ये कोई अल्कोहल है। क्लियर है, इधर कोई भी ग्रुप लगा रह सकता है। चलिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई भी एल्काइल ग्रुप रख देता हूँ। R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप इधर हो सकता है। तो देखिए होता क्या है, ये जो रिएक्शन है वो होता क्या है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कोहल से क्या बनता है, एल्कोहल से यहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो याद रखिएगा कि एल्कोहल से एल्कीन बनाने का एक तरीका है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और एक बात और याद कीजिएगा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एल्कीन से एल्कोहल भी बनाया जा सकता है, बताया था। और एल्कोहल से एल्कीन भी यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्जिबल रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, रिवर्जिबल यानी उत्क्रमणीय, यानी अल्कोहल से एल्कीन और एल्कीन से वापस एल्कोहल भी बन सकता है। चलिए, तो यहाँ पर एल्कोहल है और यहाँ पर एल्कीन हमको बनाना है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पर ये OH लगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इस OH को यहाँ लगा देता हूँ तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर इसका जो है 2 वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा। तो होता क्या है इसमें कि OH ये होता है, देख लो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस कार्बन को यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, इसको हम अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, बीटा कार्बन बोल सकते हैं। यानी अल्फा कार्बन का OH बीटा कार्बन के H के साथ क्या होता है, निकल जाता है, यानी कि -H2O, है ना। डिहाइड्रेशन मतलब -H2O, H2O यहाँ से निकल गया और क्या होता है, ये देखो, ये R है, ये C है, ठीक है, ये C है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये मत करना ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये हाइड्रोजन तो निकल गया इस OH के साथ, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन, ये दोनों ही क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन दोनों का एक एक वैलेंसी तो खाली हो गया, एक एक हाथ तो खाली हो गया। अब ये हाथ जब खाली हो गया तो इन्हीं हाथों से ये क्या करते हैं, अपने बीच एक डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, अल्फा कार्बन से OH और उसके जस्ट बगल वाले बीटा कार्बन से H निकलता है -H2O, तब जाकर प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। अब आपके मन में एक
क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्या ये H2O अपने आप ही निकल जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपने आप ये H2O नहीं निकलता है। इस H2O को निकालने के लिए हमें किसी न किसी अभिकर्मक का प्रयोग करना होता है, किसी रिएजेंट की आवश्यकता होती है। तो इस केस में जब हम कोई रिएजेंट लेंगे जो कैटलिस्ट के रूप में अभिकर्मक की तरह, ठीक है, काम करेगा तो वो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पर ये जो रिएजेंट है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में जो हम लेते हैं वो कोई एसिड लेते हैं, कोई अम्ल लेते हैं। ठीक है, एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है जलाना, है ना। वो जलाता कैसे है? क्योंकि वो H2O निकाल लेता है, जहाँ वो एसिड जाता है वहाँ से H2O निकाल लेता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम किसी एसिड का यूज करते हैं रिएजेंट के रूप में। तो वो कौन सा एसिड होता है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, या हम H3PO4 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हीट भी करते हैं, गर्म भी करते हैं। अब किस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए, उन सब चीज़ों पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है इसका कंडीशन बदलता है। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन बनाने का कंडीशन कुछ अलग होता है, 2 डिग्री से एल्कीन बनाने का कंडीशन कुछ अलग होता है, और 3 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन बनाने का कंडीशन कुछ अलग होता है। यानी टेम्परेचर में चेंज आती है। इसीलिए मैं यहाँ पर टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूँ, आगे मैं आपको क्या करूँगा, वो सारा टेम्परेचर के साथ भी उसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से शुरू से आते हैं। एक बार फटाक से, क्या होता है डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का निकालना। किससे वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं हम यहाँ पर अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो -H2O, और वैलेंसी खाली होने के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें किसी खास रिएजेंट की आवश्यकता होगी, और रिएजेंट में खास करके हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो हमें H2SO4 और H3PO4 इसकी आवश्यकता होगी। उसके साथ ही हमें हीट भी करना होगा सॉल्यूशन को, तब जाकर ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस हीट का कितने टेम्परेचर पर हीट करेंगे, उसका डिग्री जो है वो अलग अलग है, जो आगे मैं आपको बताऊँगा। चलिए, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो OH ग्रुप है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। लिविंग ग्रुप याद कीजिए, जब मैं आपको हेलो एल्कीन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लिविंग ग्रुप क्या होता है, अवशिष्ट समूह क्या होता है। तो जो यहाँ से निकलने वाला होता है उसी को हम लोग नॉर्मली समझे, तो जो यहाँ से निकलने वाला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट समूह यानी कि लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर OH भी क्या है, OH भी एक लिविंग ग्रुप है, लेकिन ये कमज़ोर लिविंग ग्रुप है, ये अपने आप नहीं निकल सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये रिएजेंट लेते हैं। चलिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, ये जो OH है, इस OH को हमको क्या करना होता है, निकालने के लिए यहाँ से प्रोटोनेटेड करना होता है। प्रोटोनेटेड, याद रखिएगा, प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड मतलब प्रोटोन को इसमें जोड़ देना। प्रोटोन को क्या कर देना भाई, इसमें जोड़ देना। प्रोटोन जुड़ेगा कहाँ से इसमें, तो प्रोटोन जुड़ेगा इस एसिड से। एसिड का काम क्या है, H+ देना। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, तो ये क्या करेगा, H+ देगा और HSO4- देगा। H+ देने का काम होता है एसिड का। क्लियर है? तो ये एसिड क्या करेगा, H+ देगा, और वो H+ जो प्रोटोन है वो इस OH में जाकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोटोनेटेड। और जब ऐसा हो जाएगा तो उस समय यहाँ से पूरा का पूरा H2O निकल जाएगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये OH और ये H जो है ये मिलकर H2O बन रहा है, लेकिन नहीं। जब आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको जो है आप चौंक जाएंगे कि ये बिल्कुल अलग तरह का चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ केस आपके सामने डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, वो केस में क्या होगा, वो केस होगा कि 1 डिग्री एल्कोहल एल्कीन बनाता है किस कंडीशन में, 2 डिग्री एल्कोहल एल्कीन बनाता है किस कंडीशन में, और 3 डिग्री एल्कोहल एल्कीन बनाता है किस कंडीशन में। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ से हम लोग आगे की कार्रवाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एक 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमने ले लिया 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसमें हमने H2SO4 ले लिया रिएजेंट के रूप में, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको गर्म कर लिया। अब कितने टेम्परेचर पर, तो मैं आपको यहाँ भी लिख देता हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ
43 केल्विन टेम्परेचर पर इसको मैं गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरह का हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ये रही बात 1 डिग्री की। ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। अब 2 डिग्री अल्कोहल के केस में देखिए क्या होगा। ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल के केस में यहाँ पर हम H3PO4 लेते हैं। ये भी एसिड है लेकिन H2SO4 से वीक एसिड है। ठीक है, हीट भी हम करेंगे, इसको हम हीट भी करेंगे, लेकिन कितने टेम्परेचर पर, तो मात्र 440 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करना पड़ेगा। और क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इस तरह का हो जाएगा भाई। ये हो गया, इसके बीच में बना लो या यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लो, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सेम है। तो ये क्या हो गया आपका, ये 2 डिग्री अल्कोहल को आपने देखा कि एल्कीन किस तरह से बना। अब चलिए एक बार 3 डिग्री अल्कोहल को आप देख लीजिए। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल को एक बार आप देख लीजिए कि किस तरह से ये काम होगा। ये क्या है आपका, ये आपका 3 डिग्री है। इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर रह गया बताने के लिए आपको कि यहाँ पर आपको मात्र जो है 85% कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पर 100% आपको क्या चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। 100% कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वाटर का अमाउंट बिल्कुल 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो होगा एसिड का ही अमाउंट होगा। यहाँ पर 85%, 85% आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड ये एसिड चाहिए। 100% की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, यहाँ पर यानी कि इस सॉल्यूशन में आपका जो है 15% वाटर भी होगा तो चलेगा, यानी कि इसका कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अब चलिए हम इस रिएक्शन को 3 डिग्री वाले अल्कोहल को देखते हैं। तो इस 3 डिग्री वाले अल्कोहल में आपको पता चलेगा कि मात्र 20% क्या चीज़, तो मात्र 20% H3PO4 का यूज़ करके, उसको हीट करके, कितने टेम्परेचर पर हीट करके, तो इसको हम हीट करेंगे 358 केल्विन पर हीट करके, हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ बना लो डबल बॉन्ड, या यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, कोई अंतर यहाँ पर नहीं है। अंतर आएगा, आगे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है, पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो यहाँ पर 443 केल्विन पर ये एल्कीन बना रहा है, यहाँ पर 440 पर, यहाँ पर 358 पर। तो आप क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो घटता जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हमको टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं होती है जब हम 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि रिएक्शन जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसके बाद कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 100% H2SO4 लेना पड़ेगा, है ना। कंसंट्रेटेड H2O4 यानी सांद्रित, वाटर का अमाउंट उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसमें भी कौन सा लेना पड़ेगा, H2SO4, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको H3PO4 लेना पड़ेगा, जो कि अपने आप में इससे कम क्या होता है, इसका एसिडिटी होता है, अम्लीय H2SO4 से कम होता है। और मात्र आपको 85% सॉल्यूशन यानी कि 15% वाटर भी रहेगा, ये डाइल्यूट भी रहेगा, तो फिर भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर भी देखिए कम है। यहाँ पर आप देखिए तो मात्र 20% यानी 80% तक यदि वाटर रहता है सॉल्यूशन में, यानी कि डाइल्यूट हो गया एक तरह का ये सोल्यूशन, तब भी जो है बहुत कम तापमान पर ये रिएक्शन हो जाता है। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल इतनी जो है इतना ज़्यादा इसको टफ कंडीशन देना पड़ रहा है, 2 डिग्री वाला और आसान से हो रहा है, 3 डिग्री वाला और आसान से हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है आपके माइंड में एक चीज़ हिट होना चाहिए कि इसके मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं जरूर क्या हो रहा होगा, कार्बोकेटायन बन रहा होगा। क्या हो रहा होगा, कार्बोकेटायन बन रहा होगा। क्लियर है। तो कार्बोकेटायन आप लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम होता है, 1 डिग्री उससे भी कम होता है। इसीलिए 3 डिग्री का स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का ज़्यादा है, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा वो रिएक्शन उतना जल्दी होगा। तो इसीलिए 3 डिग्री यहाँ पर जरूर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इसीलिए ये रिएक्शन जल्दी हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन जल्दी हो रहा है। यानी अभी आपको मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, तो अभी इस मैकेनिज्म से आपको 2 बात पता चल गई। एक बात कि इस OH को प्रोटोनेटेड करना पड़ेगा, यानी प्रोटोन इसको देना पड़ेगा,
ठीक है, आपको एक बात और पता चल गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा, कार्बोकैटायन भी बनेगा। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी का डाटा है और इसको समझने के लिए कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी इलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि जितने भी विलोपन अभिक्रियाएं होती है वो या तो E1 होता है या तो E2 होता है, दो तरह का होता है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर, ज़्यादा तापमान पर फेवरेबल होता है, यानी तापमान जितना ज़्यादा होगा इलिमिनेशन रिएक्शन उतना अच्छा होता है। समझ गए? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसीलिए यहाँ पर क्या है कि तापमान ज़्यादा है, 443 केल्विन कम तापमान नहीं होता है, ये ज़्यादा तापमान है। और ये दोनों भी कम तापमान नहीं है, ये भी ज़्यादा तापमान है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो टेम्परेचर ज़्यादा ही माना जाएगा। अब देखिए ये दोनों ही E1 इलिमिनेशन भी होता है, E2 इलिमिनेशन भी होता है। तो यहाँ पर जो आप डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल देख रहे हैं ये E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, लेकिन आपको बेसिकली E1 पे यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, ये E1 इलिमिनेशन होता है। चलिए, ये बात थोड़ी सी बात है वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता था, वो बात हो गई इलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हाई टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पर, अधिक तापमान पर ये रिएक्शन फेवरेबल होता है, आसानी से होता है। ठीक है, तो चलिए अब आप बोलेंगे कि आपने बोला कि सर हाई टेम्परेचर पर आसानी से होता है, तो यहाँ पर तो लो टेम्परेचर पर आसानी से हो रहा है, मतलब आप गलती बता रहे हैं। अरे भैया गलती नहीं बता रहे हैं, टेम्परेचर के साथ दूसरे चीज़ों को भी आप देखेंगे, कार्बोकैटायन बन रहा है वो भी रीज़न है ना। और वैसे भी अगर 358 केल्विन टेम्परेचर है तो ये कम नहीं है, ये अपने आप में ज़्यादा टेम्परेचर ही है। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म पर। तो मैकेनिज़्म जब आप देखेंगे तो आपको और सारी चीज़ों की जो है क्लियरिटी अच्छी से हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं। चलिए तो मैकेनिज़्म को देखते हैं, इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को देखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसके क्रियाविधि को, इसके क्रियाविधि को हम देख लेते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं मतलब देख ही लेंगे, एकदम अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में होता है। मैं क्या करता हूँ एक ही बार में ये सारा चीज़ कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है आपका, ये एल्कोहल है। क्या है ये चीज़, ये आपका एल्कोहल है। ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है, वो H+ आएगा, प्रोटोन आएगा। प्रोटोन कहाँ से आएगा, तो जो मैं अभी एसिड ले रहा था H2SO4 या H3PO4, ये जो एसिड है ये क्या करेगा, H+ देगा। एसिड का काम ही है H+ देना, ये H+ देगा। अब ये H+ क्या करेगा, ये देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, खाली बैठा हुआ है। अब ये H+ क्या करेगा, इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा ये हो जाएगा OH और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के पास अपना प्लस, ये इसने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया अपना प्लस, है ना, ऑक्सीजन को दे दिया, इसका प्लस क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये बन गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि ये जो एल्कोहल है, ये जो OH है, इसमें H+ लग गया, प्रोटोन लग गया, तो ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। क्लियर है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनियम आयन। इसी को बोलते हैं क्या चीज़ हम, एक्सोनियम आयन। ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बोल देंगे इथाइल एक्सोनियम आयन। ठीक है ना, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि ये जो OH ग्रुप है, OH है वो प्रोटोनेटेड हो गया, H+ जाकर जुड़ गया, ये प्रोटोनेटेड हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। चलिए उसके बाद देखिए, और ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, ये रिवर्सिबल, कैसा स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। स्टेप 1 ये पहला स्टेप रिवर्सिबल, यानी कि दोनों तरफ, इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, दोनों तरफ, लेकिन ये रिएक्शन को हमको आगे लेकर जाना है। चलिए ये प्रोटोनेटेड यानी कि इथाइल एक्सोनियम आयन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब देखो कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है। आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेना चाहता है हमेशा, और ऑक्सीजन इस पर आ गया
तो इसको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका जो है और ज़्यादा बढ़ गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन का ये पूरा का, इस बॉन्ड का पूरा जो है इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लेगा, है ना। यानी क्या होगा, इस तरह से ये पूरा का पूरा, इस बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा प्लस H2O, ये निकल गया तो क्या हो गया H2O, OHH क्या हो गया, ये H2O बन गया और इस कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज। यानी ये सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। पूछ लेगा आपसे कि किस स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो रिवर्सिबल, ये फास्ट है, ये बहुत तेज़ी से होता है ये काम। ये काम जो है वो स्लोली होता है, क्या होता है, स्लोली होता है। इसीलिए इस सेकेंड स्टेप से हम इस रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, रेट पता कर सकते हैं। रेट यानी कि अभिक्रिया की दर, जो कि कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो स्लो है उसी स्टेप से, जो स्टेप स्लो होता है उसी स्टेप से हम रिएक्शन का क्या करते हैं, रेट पता कर पाते हैं। समझ गए। तो ये स्लो स्टेप है, स्लोली होता है, तो इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। यानी इसको हम RDS भी कह सकते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर पता लगाई जा सके। अभिक्रिया की दर कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतना ज़्यादा जल्दी होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि 3 डिग्री वाला एल्कोहल जल्दी ये काम क्यों करता है। क्लियर है। अब चलिए थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं। थर्ड स्टेप की ओर हम लोग चलते हैं। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है, ये होने वाला है, यहाँ से OH क्या हो गया, निकल गया, यहाँ कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है। अब इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकलना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा इसको, तो इसको निकालने के लिए आएगा HSO4 माइनस। ये वीक बेस है, नहीं है, देखिए H2SO4 है, H प्लस और HSO4 माइनस। तो ये एसिड है, तो ये क्या चीज़ है, बेस है। आपको बताया था कि हर एक एसिड का अपना एक कंजुगेट बेस होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए ये क्या है, वीक कंजुगेट बेस, यानी कि वीक बेस है। तो ये बेस आएगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा, है ना, इसको ले जाएगा घूमने के लिए, कहेगा चलो निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा और ये बॉन्ड जो है ये H प्लस के रूप में निकलेगा और ये इसको लेके निकल जाएगा और यही शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। कार्बोकैटायन पे, कार्बन पे प्लस चार्ज जो था वो खत्म हो गया और प्लस H2O का फॉर्मेशन हो गया। तो चलिए यहाँ पर जो मेनली बेसिक बात है वो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि उस OH का प्रोटोनेटेड किया जाता है। इसको एसिड से H प्लस आता है, ये जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सीनियम आयन बनता है, ऑक्सीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, या इसको हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, ये अपने आप ऑक्सीजन प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा अपने ऊपर और ये कार्बन से कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है, यानी दोनों तरफ ये रिएक्शन हो सकता है, आगे पीछे दोनों तरफ हो सकता है। अब ये स्लो होता है, ये भी फास्ट होता है, ये भी तेज होता है। फर्स्ट स्टेप भी तेज गति से, सेकेंड स्टेप धीरे गति से, थर्ड स्टेप भी तेज गति से होता है। तो जो स्टेप धीमा होता है उसी स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट पता करते हैं। तो रिएक्शन का रेट हमको इससे पता चलेगा जहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रेट जो है अभिक्रिया की दर उतनी तेज हो जाएगी। यही कारण था कि 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जल्दी हो रहा था अभिक्रिया, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम।
यानी 3 डिग्री से H2O बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री से जब निकलेगा H2O तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। कौन डिग्री? 3 डिग्री। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के रूप में ये है, तो कार्बोकैटायन बनेगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ OH था, ये OH यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। जहाँ से OH हटता है वहीं पर कार्बोकैटायन बनता है, याद रखिएगा। ये OH जहाँ से निकलता है उसी कार्बन पर प्लस चार्ज आता है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो आप लोग तो जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री उससे भी कम होता है। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा, रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसीलिए 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, उससे ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। चलिए भैया, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है, H+ यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, H+ निकल जाता है। जो H+ आया था वो H+ यहाँ से निकल गया। क्या मज़ेदार बात है, जो H+ आया था वो H+ यहाँ से क्या हो गया? निकल लिया। अब इस रिएक्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो है आपको आएंगे, उसको आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चन किस तरह से आता है और किस तरह से उसको हम हल करेंगे। वो क्वेश्चन आएगा आपको इसी पर आधारित, रेट पर आधारित, कि किस मॉलिक्यूल से जल्दी H2O निकल जाएगा, यानी कौन कंपाउंड जो है वो जल्दी क्या करेगा, वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जल्दी करेगा, ठीक है। उसी पर आधारित क्वेश्चन आएगा, जो सारा का सारा आपका इससे बनने वाला है। NCERT में भी वो कुछ क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आपको आ सकता है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे की ओर आप बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर अल्कोहल है, सबसे क्या होगा? एल्कीन बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग किस तरह से बनेगा। तो चलिए, जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है। और उसके जस्ट बगल वाले ये दोनों ही क्या है? बीटा कार्बन है। क्या है? दोनों ही बीटा कार्बन है। अब क्या करेंगे कि अल्फा से OH निकलेगा और इसके जस्ट बगल वाले से क्या निकलता था? हाइड्रोजन निकलता था, याद रखिए, ठीक है। तो चलो, अब आप हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो या हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन है, यानी कि ये सिमेट्रिकल एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस तरह से, मान के ये OH निकल गया और मान के चलो कि यहाँ से हमने H निकाल लिया, तो इसके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया और साथ ही यहाँ पर H2O हो जाएगा, ये हो गया। चलिए, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? ये अल्फा कार्बन है, उसके जस्ट बगल वाले ये बीटा है और ये भी क्या चीज़ है? बीटा है। क्या चीज़ है? बीटा है। अब देखिए, इस केस में आप जब देखेंगे तो देखिए, इसके इधर जो है आपका 2 कार्बन है और इसके इधर क्या है? 1 कार्बन है, यानी ये जो कंपाउंड है ये सिमेट्रिक नहीं है। इस साइड कुछ और है, इस साइड कुछ और है। तो इस केस में याद रखिएगा कि यहाँ से जब आप हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर एल्कीन बनाएंगे और यहाँ से जब हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर एल्कीन बनाएंगे, तो ये दोनों ही एल्कीन जो है अलग अलग स्टेबिलिटी के होंगे, यानी एक जैसा एल्कीन नहीं बनेगा। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि कौन सा एल्कीन हम बनाने वाले हैं, कौन सा एल्कीन हम बनाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं। यहाँ से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप ही बताइए, ठीक है। ये OH हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? यहाँ से जब हाइड्रोजन हम हटाएंगे तो यहाँ पर एल्कीन हो जाएगा। एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम क्या करें, यहाँ से OH हटाए और यहाँ से क्या कर ले, हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा ले। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसके बीच में यानी कि यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये एल्कीन और ये एल्कीन क्या है? दोनों अलग अलग है, दोनों एल्कीन अलग अलग है। आपको दिख ही रहा होगा डबल बॉन्ड यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर कहाँ है, दिख ही रहा होगा। लेकिन इस केस में क्या था, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओ या यहाँ पर डबल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिमेट्रिकल था। लेकिन यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा एल्कीन हम बनाएं, हम कौन सा एल्कीन बनाएं। तो इसके लिए आपको फिर से याद आना चाहिए सेटजेप का नियम। सेटजेप का नियम
जो कहता था कि ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनाइए, क्या करिए, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनाइए। तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन हम किस चीज़ से पता करते थे, तो वहाँ पर अल्फ़ा एच से हम लोग बार बार जिक्र करते थे, अल्फ़ा एच का करते थे ना। तो चलिए यहाँ पर हम अल्फ़ा एच गिनते हैं, इस एल्कीन का अल्फ़ा एच गिनते हैं, इस एल्कीन का अल्फ़ा एच गिनते हैं। ठीक है, देखिए ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके जस्ट डबल वाले इधर तो है ही नहीं, कार्बन इधर तो है ही नहीं, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, और इस अल्फ़ा कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, तो इस अल्फ़ा कार्बन पर देख लीजिए आप, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर इस केस में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या है, मैं क्या कहूँ आप ही देख लीजिए, यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा एच हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा एच हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, टोटल 6 अल्फ़ा एच हो गया। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा एच उतना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन। तो आप ही बताइए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ये है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ये है। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। यानी जब सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो हम सेटजेप को बुलाएंगे, सेटजेप को नियम को याद रखेंगे, याद रखना है, ठीक है। एल्कीन बनेगा, कार्बोकैटायन बनता था, एल्कीन बनेगा, सेटजेप एल्कीन बनेगा, स्टेबल एल्कीन को बनाना है, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे की ओर हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि 2 एल्कीन बनेगा, उसमें सेटजेप का रूल होगा। नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हैं, एक चीज़ क्या देख सकते हैं, सेटजेप नियम आपको ये भी बताया था, 2 वर्जन था उसका, उसके परिभाषा का, कि जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन है ना, वहीं से हाइड्रोजन को निकाल लीजिए। देखिए इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो जहां हाइड्रोजन कम है वहीं से क्या कर लीजिए, हाइड्रोजन को निकाल लीजिए, यानी गरीब को और गरीब कर दीजिए, है ना। तो सेटजीप का एक वर्जन ये भी है, तो यहाँ पर कम हाइड्रोजन है तो यहीं से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर एल्कीन बना देंगे, है ना। मज़ेदार, ये पुराना ट्रिक है। नया ट्रिक है, 2 तरीका है, आप एक तो इधर देख लीजिए और दूसरा नहीं तो इधर प्रोडक्ट बनाने के बाद देख लीजिए कि कौन सा स्टेबल एल्कीन है, किसमें अल्फा एच ज़्यादा है, या नहीं तो इधर देख लीजिए किस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, जिस पर कम है उसी को निकाल लेंगे, गरीब को और गरीब कर देंगे, तो प्रोडक्ट हमारा जो है गरीब वाला अमीर हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें जब हम देखते हैं तो क्या होता है, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल था, ये भी हमारा 2 डिग्री एल्कोहल था। अब ये जो है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। इस केस में आप देखिए क्या होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, OH को हटा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जब आप OH को हटाएंगे तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। इसको मैं इस तरह से थोड़ा लिखना चाहूँगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर हम क्या कर दें, यहीं पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, यहाँ कार्बोकैटायन है तो इस कार्बन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, यानी ये एल्कीन बना देंगे। चलिए नहीं समझ में आया होगा आपको, फिर से यहाँ से समझिए। यहाँ से इस कार्बन से OH और इस जस्ट बगल वाले कार्बन से क्या निकाल देते हैं हम, हाइड्रोजन निकाल देते हैं। तो यहाँ का OH यहाँ का H निकल गया, तो प्रोडक्ट आपके मन में आ रहा होगा कि ये होने वाला है। ये प्रोडक्ट आप सोच रहे होंगे, इसको इस OH को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तब शायद और अच्छे से समझ में आया आपको। ये OH और ये H ये यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, याद रखिएगा ये नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस केस में जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या हो रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो इसको हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन या 3 डिग्री कार्बोकैटायन में भी बदल सकते हैं। याद रखिएगा कि जब कार्बोकैटायन होता है वो रीअरेंजमेंट भी करता है, रीअरेंजमेंट क्यों करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करता है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर कार्बन प्लस चार्ज तो यहीं पर बना, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना। अब ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा लेगा, इस हाइड्रोजन को उठाकर यहाँ लगा देगा। तो इस हाइड्रोजन को जैसे ही यहाँ पर H- को शिफ्ट, इसको कहते हैं हम लोग H- शिफ्ट,
ठीक है, ये हाइड्रोजन H माइनस उठकर यहाँ पर आ जाएगा और प्लस चार्ज उठकर यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन उठकर यहाँ आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन आ गया। कार्बोकैटायन यहाँ से हाइड्रोजन निकालकर इस पर लगा देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस चार्ज किधर आ जाएगा, वो प्लस चार्ज इधर खसक जाएगा। यानी अब जो कार्बोकैटायन है ये देख लीजिए, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। जहाँ कार्बोकैटायन बना वहाँ पर OH लगा दिया, है ना। तो देख लीजिए इस केस में क्या हो रहा है कि हमको रीअरेंजमेंट कराना पड़ रहा है। यानी याद रखिएगा कि कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंजमेंट भी करता है अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसा कि यहाँ पर H माइनस शिफ्ट करके। ठीक है, ये H माइनस शिफ्ट भी हो सकता है, ये CH3 माइनस शिफ्ट भी हो सकता है, CH3 को भी शिफ्ट कराया जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपका ये जो है प्रोडक्ट, ओहो, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या हो गया आपका, ये ठीक है क्या? हाँ, चलिए, ये जो है आपका यहाँ से उठकर और ये कार्बोकैटायन यहाँ पर है तो इसके बीच में यहाँ पर बन जाएगा। वैसे लगता है ये क्वेश्चन सेम ही था, आपको सिमेट्री मैंने कर दिया था, यहाँ पर एक और कार्बन होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 1 डिग्री कार्बोकैटायन को हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन में बदल सकते हैं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है कि इस पर आधारित क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे या बोर्ड में आएंगे वो आप किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अब एक छोटा सा और पॉइंट है इस टॉपिक में जो वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। चलिए, तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अब आपको एक छोटा सा जो चीज़ यहाँ पर रह गया है उसको भी हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं। ठीक है, इस डिहाइड्रेशन वाले रिएक्शन में आपको लग रहा होगा कि लंबा जा रहा है, ये तो लंबा जा रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़त्म करने के लिए इसको मैं बस 10-15 मिनट में कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो उस पर ज़्यादा जो है जोर दिया जाए, वो आपको समझाया जाए, भले ही टाइम ज़्यादा क्यों न लग जाए। तो चलिए, यहाँ से आप एक बात याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे? मैंने आपको बताया था कि उच्च तापमान पर ये रिएक्शन होता है, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन का। ठीक है, और टेम्परेचर बदलने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर कम करने के बाद क्या होता है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ज़्यादा तापमान पर ये होता है तो तापमान को कम कर देंगे तब क्या होता है? कुछ होता है क्या? बहुत कुछ होता है भाई। देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका क्या है, एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने लिया, जो ले रहा था वहाँ पर, वो अभी भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ से आप 3 केस लेकर जाएंगे, यहाँ से आप 3 केस लेकर जाएंगे। सब निर्भर करेगा तापमान पर। देखिए, 170 डिग्री सेल्सियस पर जब आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस पर इस एल्कोहल को गर्म करेंगे तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा डिहाइड्रेशन वाला, यानी कि एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, जब 140 डिग्री पर इसको आप गर्म करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है आपका ये बन जाएगा ईथर। ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। और जब आप इसको 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब जो प्रोडक्ट होगा वो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम घटा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ज़्यादा टेम्परेचर पर ही ये होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसीलिए प्रोडक्ट ये बनता है। कम तापमान पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ही नहीं। क्या होगा, सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन हो सकता है, एलिमिनेशन नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाए विलोपन की जगह, तो उस केस में प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का कोई और चीज़ हो जाएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से तापमान पर ये निर्भर करता है, निर्भरता होती है, तापमान बदलने से किस तरह से प्रोडक्ट बदल जाता है।
तो चलिए, आज के लिए मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का पूरा चीज़ बढ़ा दिया, एक भी चीज़ नहीं बचा। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। आप इस पर जो भी मैंने आपको बताया उससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, और जो नोट्स है वो तो PDF के रूप में मैं आपको भेजूंगा ही। और साथ में जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि बोलते वक्त बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट निकलते हैं जो नोट्स में नहीं होते हैं, तो उसका आप नोट्स अलग से बना सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।